फिर बहुत सारी बीमारियों के खिलाफ हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल हैं, ठीक है। ऐसे दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो उस बीमारी को क्योर करने में हमें मदद देती हैं। और ये बीमारियाँ ये मेडिसिन मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं, जिनमें से एक मशहूर किस्म एंटीबायोटिक्स हैं। एंटी का मतलब मुखालिफ, बायो लाइफ के लिए, एंटीबायोटिक्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारने वाली दवाइयाँ होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली वायरसेस के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं हो सकती, सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ ये इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। इनकी खासियत ये है कि ये ऐसे केमिकल्स हैं जो बैक्टीरिया को या तो मार सकते हैं या उनकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। अगर आपके जिस्म में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है तो आप ये दवाइयाँ खाते हैं, नतीजा ये होता है कि वो वक्ती तौर पे बैक्टीरिया ग्रो करने से रुक जाते हैं या वो मारे जाते हैं। अगर वो रुक भी जाएं तो आपके इम्यून सिस्टम को इतना टाइम मिल जाता है कि वो फिर अपने डिफेंसेस तैयार कर ले। इम्यून सिस्टम को डिफेंसेस तैयार करने में 3-4 दिन लगते हैं, तो वो अपने डिफेंसेस तैयार कर ले और फिर वो उस वायरस को मारे। या मिसाल के तौर पे बाज़ बैक्टीरिया होते हैं जो छुप के बैठ जाते हैं, ऐसी जगहों पे जिस्म में जाके छुप जाते हैं जहां इम्यून सिस्टम नहीं पहुंच सकता। मिसाल के तौर पे आपने टीबी और टाइफाइड का नाम सुना हुआ है, तो वो बैक्टीरिया हैं जो फेफड़ों में जाके छुप जाते हैं या इंटेस्टाइन में छुप जाते हैं। तो ये क्या करती हैं, एंटीबायोटिक्स जाकर उन बैक्टीरिया को मार सकती हैं, इम्यून सिस्टम के लिए मददगार साबित होती हैं। अमूमन फंजाई से हासिल की जाती हैं, फफूंदियों से। मसलन पेनिसिलिन का नाम आपने सुना हुआ है, पेनिसिलियम एक फंगस से हासिल हुई थी। लेकिन इनके भी गलत इस्तेमाल की वजह से इन बैक्टीरिया में इनके खिलाफ रेजिस्टेंस आती जा रही है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 में जाके, ठीक है। तो अमूमन अब बैक्टीरिया की इन्फेक्शन है या वायरस की इन्फेक्शन है, अमूमन अलामात एक जैसी होती हैं। अब आपको फ़र्क नहीं पता लगता, डॉक्टर अमूमन आपको ये लिख के दे कि भाई जाकर टेस्ट करवा के आओ, तो आप ऐसे डॉक्टर से दवाई लेने को तैयार नहीं है। नतीजा ये है, हालांकि डॉक्टरों की किताबों में लिखा हुआ होता है कि इंतहाई ज़रूरी हो तो एंटीबायोटिक लगानी है, वरना नहीं लगानी, और टेस्ट के बगैर नहीं लगानी। लेकिन आप देखेंगे कि अक्सर डॉक्टर्स बगैर टेस्ट किए या हर छोटे मोटे बुखार में एंटीबायोटिक तजवीज़ कर रहे होंगे। नतीजा ये निकलता है कि जो नई एंटीबायोटिक आती है वो चंद साल मार्केट में रहने के बाद बिल्कुल बेअसर होती जाती है। और आजकल बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया आ गए हैं जो किसी भी एंटीबायोटिक से नहीं मरते। बिलखुसूस हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद हैं जो एंटीबायोटिक से, बहुत सारी महंगी महंगी एंटीबायोटिक से भी नहीं मरते, वो ढीठ होते जा रहे हैं। इनके बारे में बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 में। फिर एक और मसला ये होता है कि बाज़ दफ़ा हमारी अपनी बॉडी हमारे खिलाफ महाज तैयार कर लेती है, जंग शुरू कर देती है। हमारी अपनी बॉडी के ही सेल्स कई दफ़ा हमारी बॉडी की बात नहीं मानते। मसलन मेरी उंगली है तो उंगली के अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पर इतने सेल्स होने चाहिए, यहाँ पे इतने सेल्स नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर वो सेल्स मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें और ग्रो करके वो बड़ा सा एक बना लें, कोई चीज़ ग्रोथ शुरू कर दें, बॉडी उनको रोकेगी लेकिन वो बॉडी की बात नहीं सुनेंगे। ऐसी कंडीशन को कहते हैं कैंसर। सेल्स मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं बॉडी की ज़रूरत के बगैर ही, और ये अब ना बाहर से कोई चीज़ आई है जिसने मल्टीप्लाई करना शुरू किया है, ना कोई बैक्टीरिया है, ना कोई वायरस है, ठीक है। हमारी अपनी बॉडी के सेल्स हैं, तो अपनी बॉडी के सेल्स को कैसे कंट्रोल करें फिर? तो उसके लिए 2 टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। एक को कहते हैं रेडियोथेरापी। रेडियो नाम है रेडियो वेव से या रेडिएशन से, ठीक है। रेडिएशंस की मदद से वायरस उन सेल्स को किल किया जाता है जो ग्रो कर रहे हों, कंट्रोल्ड ना हो, ठीक है। तो जिस हिस्से में कैंसर है उस हिस्से में स्पेसिफिकली ऐसी रेडिएशन डाली जाती है जो सेल्स को मार सकती है। तो अब अगर तो किसी एक जगह पर लोकलाइज्ड है, मसलन हाथ में है खाली, या स्किन के किसी हिस्से में है, या बॉडी के अंदर भी किसी हिस्से में मखसूस इलाके में कैंसर ग्रो कर रहा है, तो फिर आप
उसके ऊपर रेडिएशन डालकर उसको मार सकते हैं। लेकिन अगर कैंसर पूरी बॉडी में फैला हुआ है, मल्टीपल जगहों पर पहुंच गया है, तो फिर सारी जगहों को काट काट के तो नहीं उधर रेडिएशन डालेंगे। तो उसके लिए हम कीमोथेरापी इस्तेमाल करते हैं। कीमो केमिकल्स से थेरापी, इलाज करना। तो केमिकल्स या ड्रग्स की मदद से कैंसर की ट्रीटमेंट को कीमोथेरापी कहते हैं। अब इसमें दवाइयां लगाई जाती हैं, मखसूस किस्म के केमिकल्स लगाए जाते हैं जो ऐसे सेल्स को मारते हैं जो तेजी से मल्टीप्लाई कर रहे हों। अगर कोई सेल तेजी से मल्टीप्लाई कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो उसको मार। अब इसमें यह होता है कि वो सेल्स जो कैंसर काज कर रहे हैं वो भी मारे जाएंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर बॉडी में दूसरे कोई सेल्स हैं जो तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने बाल देखे हैं, वो डेली थोड़े थोड़े से ग्रो करते रहते हैं। क्यों ग्रो कर रहे हैं? उनके नीचे एक सेल लगा हुआ है जो मल्टीप्लाई करके उनकी लंबाई में इजाफा करवा रहा है, तो वो रोजाना मल्टीप्लाई कर रहा है, रोजाना मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे सेल्स भी अमूमन मारे जाते हैं इन दवाइयों से, और इसी वजह से फिर कीमोथेरापी के दौरान अमूमन आपके बाल झड़ जाते हैं। ठीक है, पेपर में जहां पर पेयर हों डेफिनेशंस के, तो पेपर में उनका कंपैरिजन पूछा जाता है। तो रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी में कई दफा फर्क आता है। बाज बीमारियां जेनेटिक डिजीजेज होती हैं, पैदाइशी तौर पर जीन्स में कोई डिफेक्ट होता है उसकी वजह से होती हैं। तो डीएनए के अंदर अब लिखा हुआ होता है कि आपकी बॉडी ने कैसे कैसे बनना है, कैसे कैसे काम करना है। रेड ब्लड सेल्स हैं तो कैसी शेप होगी, क्या काम करेंगे, अंदर कौन कौन सी प्रोटीन्स होनी चाहिए। वाइट ब्लड सेल्स हैं तो कौन कौन सी प्रोटीन्स होंगी उसके अंदर, कैसे कैसे काम करेंगे, सारा कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है। बॉडी के तमाम सेल्स कहाँ पे होंगे, क्या काम करेंगे, कब काम करेंगे, सारी चीजें आपके डीएनए में लिखी हुई होती हैं। और अमूमन कोई छोटी सी भी गलती इसमें हो जाए तो उसके बड़े शदीद नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, अब डीएनए हमारे बॉडी के तमाम सेल्स में मौजूद होता है। अब इसकी ट्रीटमेंट फिर कैसे करेंगे? बॉडी के तमाम सेल्स में अगर खराबी है तो वो कैसे ठीक की जाए? तो उसके लिए बॉडी से कुछ सेल्स निकाले जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर रेड ब्लड सेल्स ठीक नहीं बन रहे, तो रेड ब्लड सेल्स कहां पे बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। तो बोन मैरो निकाल लें, उनमें से कुछ सेल्स की जीन को ठीक करने की कोशिश करें, चेक करें कि जीन ठीक हो गई है, और फिर उन सेल्स को वापस बॉडी के अंदर डाल दें। ठीक है, तो इस तरह आप उसकी जीन को रिस्टोर कर सकते हैं, उसके फंक्शन को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। मसलन वो पहले अगर रेड ब्लड सेल्स ठीक तरह से नहीं बना रहा था, आपने उसकी जीन को जो उसमें गलती थी वो करेक्ट कर दी, तो अब वो रेड सेल बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो बोन मैरो या इस तरह के दूसरे सेल्स जो फिर आगे मुख्तलिफ काम करते हैं, उनको जिस्म से बाहर निकाला जाता है, अपनी मर्जी की जीन उनमें इंजेक्ट कर दी जाती है, और फिर सेल्स को वापस बॉडी में डाल दिया जाता है ताकि जो खराबी है वो ठीक हो जाए। ठीक है, गरचे इसका आखिरी तजुर्बा किया गया था मेरा ख्याल है 2005-6 में। उस वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जीन थेरापी वक्ती तौर पर रोक दी गई थी। फिर इसके बाद बात आती है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट की। इंटीग्रेटेड हमने कहा था कि मिला जुलाकर मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करना किसी बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए। तो अब क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे डेंगू है। अब एक ऐसा मच्छर है जो आपके इलाके में मौजूद है और वो आपको बीमार कर रहा है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए या उससे लड़ने के लिए, अब अगर तो बीमारी होने दी जाए, या जिस तरह कोरोना था, लोगों को ना बताया जाए कि बीमारी कैसे हो रही है, तो क्या होगा? लोगों के बिहेवियर ऐसे हैं, मसलन लोग हाथ मिला रहे हैं, आदत है हाथ मिलाने की, तो उससे वायरस एक से दूसरे को फैलता जाएगा। या डेंगू है तो लोगों ने जनाब छतों के ऊपर काट कबाड़ इकट्ठा किया हुआ है, कूड़ा इकट्ठा किया हुआ है, तो उसमें वो पानी आ जाता है बारिश का और उसमें अंडे दे जाते हैं। या पानी की टैंकियां हैं ऊपर खुली पड़ी हैं और ऐसी चीजें रखी हुई हैं जिनमें पानी जमा हो जाता है और उसमें वो अंडे दे देते हैं मच्छर। ठीक है, तो लोगों को पहली बात ये कि समझाया जाना चाहिए कि भाई ये आपने छत को साफ रखना है, पानी जमा नहीं होने देना। साफ पानी में मच्छर अंडे देता है, तो इस वजह से अपने पानी की टैंकियां भी चेक कर लें कि उसमें मच्छर अंडे ना दे रहे हों। तो लोगों की अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है पहले। फिर
उसके बावजूद कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो एहतियात नहीं करेंगे और उनकी वजह से वो खुद और दूसरे लोगों को इन्फेक्शंस होंगी। तो जब इन्फेक्शंस होंगी तो उसमें ट्रीटमेंट उनकी कैसे करनी है, दवाइयाँ कौन सी चाहिए होंगी, उनकी अवेलेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट स्टॉक करती है चीज़ों को कि जी वो ये ना हो कि वबा आए। मसलन अगस्त में हमें पता है कि बारिशें होती हैं तो ये मसला होता ही होता है शुरू। इसी तरह फरवरी मार्च में जाके बारिशें होती हैं तो उस वक्त भी ये मसला दोबारा से खड़ा होता है। तो 2 महीने ऐसे हैं साल के जब डेंगू का मसला ज़्यादा हो जाता है, तो उस वक्त दवाइयाँ अवेलेबल हों उनकी तैयारी की जाती है। अगर कोई बीमारी ऐसी है जिसकी वैक्सीन अवेलेबल है, मसलन कोरोना की तकरीबन 1.5 साल के अंदर अंदर वैक्सीन आ गई, तो फिर उस वैक्सीन को सारी पॉपुलेशन को लगाने के लिए इंतजाम किए जाते हैं। ठीक है, और फिर मेडिकल स्टाफ ने उस बीमारी से डील कैसे करना है। ये ना हो कि वो गलत दवाइयाँ लगाते रहें या वो पहचान ना सकें कि बीमारी कौन सी है, अलामात क्या हैं, उनको सिखाया जाता है कि जी कैसे कैसे बीमार बंदा आएगा तो क्या अलामात होंगी, कौन से टेस्ट करने हैं, क्या उसको ट्रीटमेंट देनी है। तो उनकी भी वक्तन फवक्तन ट्रेनिंग्स की जाती हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ को जनरली इम्प्रूव किया जाता है, अस्पतालों पे खर्च बढ़ा दिया जाता है, बजट वगैरह उनके बढ़ा दिए जाते हैं ताकि ये ना हो कि एंड टाइम पे वेंटिलेटर ना मिल रहे हों या दूसरी ऐसी चीज़ें अवेलेबल ना हों जो उसके लिए ज़रूरी हैं। तो मिसाल उसकी इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट की डेंगू कैंपेन है कि डेंगू के लिए तमाम ये तरीके जो मैंने आपको बताए हैं अमूमन इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। आपको भी बार बार बताया जा रहा होता है टीवी के ऊपर, अखबारों के अंदर, जगह जगह बैनर्स लगा के कि भाई इस वक्त ये मामला चल रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं या मच्छर इस वक्त एक्टिव है, तो आपने उससे एहतियात करनी है। ठीक है, कपड़े फुल स्लीव पहनने हैं, हाफ स्लीव वाले नहीं पहनने हैं। ठीक है, अगर आप बाहर खेल कूद रहे हैं, मैदान में हैं, तो शाम का वक्त है तो कोशिश करेंगे कि मॉस्पेल या दूसरे इस तरह के मच्छर भगाने वाले लोशन इस्तेमाल किए जाएं। ठीक है, फिर अगर आप बीमार हो गए हैं, आपको बुखार हो गया, तो डिस्प्रिन नहीं खानी, पैनाडोल या दूसरी पैरासीटामोल खानी है ताकि उससे आपका वो खून के मसाइल ना पैदा हो जाए। इसी तरह डेंगू की अब फिलहाल वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन मसलन कोरोना की थी तो उससे वैक्सीन से ट्रीटमेंट शुरू कर दी गई। और फिर मेडिकल स्टाफ वगैरह को भी आपने देखा कि कोरोना के दौरान अच्छा खासा तैयार किया गया। डेंगू में भी इसी तरह स्पेशल वार्ड्स बनाए जाते हैं अस्पतालों में, जहां पर डेंगू के मरीज को अलहदा करके रखा हुआ होता है ताकि उससे इन्फेक्शन दूसरों को ना फैले। मच्छर उसको काट के किसी और को काटेगा तो फिर भी इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए। तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। मिला जुला कर सारे तरीके इस्तेमाल किए जाएं और बीमारी को मैनेज किया जाए, कंट्रोल किया जाए।